जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शिखर सीरीज के माध्यम से जैव प्रकर्म जो आपका चैप्टर है क्लास 10th के बायोलॉजी, उसका आज फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये जो है क्लास नंबर 1 है, यानी आज ही हम ये चैप्टर को शुरू करेंगे। तो बहुत ही क्लास में मज़ा आने वाला है, तो आप लोग शुरू से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के अपना कंटेंट के पास। क्या आज हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो है आपका चैप्टर के नाम है जैव प्रकर्म। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैव प्रकर्म आखिर क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जैव प्रकर्म के बारे में मेरे भाई। तो समझिएगा आप लोग कि जैव प्रकर्म आखिर क्या है। तो यहाँ पर बोला है कि जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं जैव प्रकर्म कहलाती है। यानी इसका मतलब है कि जीवित रहने के लिए जितने भी तरह के क्रियाएं हैं उन सभी को क्या कहेंगे, तो जैव प्रकर्म कहेंगे। समझ में आया कि नहीं। यानी किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जो भी क्रियाएं मतलब करता है उसी को क्या बोलते हैं, तो जैव प्रकर्म। फिर से समझिए, बोला है जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं, जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं को क्या कहेंगे, तो जैव प्रकर्म कह लेंगे। आपको समझ में आया होगा। जैसे कौन कौन क्रिया कर सकता है, तो जीवित रहने के लिए मेरे भाई पोषण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि नहीं। अगर कोई भी चीज़ जीवित है तो उसको पोषण की आवश्यकता ज़रूर है। पोषण के मतलब होता है एक तरीके से समझिए कि उसको खाना पीना कह सकते हैं, यानी खाने पीने की आवश्यकता ज़रूर है। अगर खाने पीने की आवश्यकता है तो उसी को बोलते हैं जैव प्रकर्म। श्वसन की आवश्यकता होगा, अगर जीना है जीवित रहना है तो श्वसन की भी आवश्यकता होगा कि नहीं होगा, जी होगा। यानी जैव प्रकर्म के अंदर आ जाएगा श्वसन भी, और परिवहन भी, परिवहन के भी ज़रूरी होगा कि नहीं। बारी बारी से सब के बारे में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर समझा रहे हैं कि जैव प्रकर्म क्या होता है। यानी परिवहन के भी ज़रूरत होगा, उत्सर्जन के भी ज़रूरत होगा कि नहीं। अगर इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो मनुष्य को, चाहे जो भी जीव जंतु है, उसको क्या करना होगा, तो ये सारी क्रियाएं करना होगा। अगर ये सारी क्रियाएं हो रही है तो उसी को बोलते हैं जैव प्रकर्म। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जब मैं आगे चलूँ तो पोषण, सबसे पहला बात था यहाँ पर पोषण के बारे में। यानी आपको समझना है कि पोषण आखिर क्या है। जैव प्रकर्म तो समझ लिए कि जीवित रहने के लिए होने वाली आवश्यक क्रियाएं को क्या बोलेंगे, तो जैव प्रकर्म बोलेंगे। तो जैव प्रकर्म के अंदर सबसे पहला बात क्या है मेरे भाई, पोषण। तो चलिए समझते हैं पोषण के बारे में, आखिर पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसे देखेंगे कि भोजन प्राप्त कर उससे ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। फिर से समझिएगा, बोला है कि भोजन प्राप्त कर उससे ऊर्जा एवं वृद्धि के लिए उपयोग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, तो पोषण कहेंगे। तो पोषण दो प्रकार के मुख्य रूप से आप लोग पढ़ते हैं। पोषण मुख्य रूप से कई प्रकार के, तो दो प्रकार के। एक बोलेंगे स्वपोषी, एक बोलेंगे स्वपोषी, और दूसरा होता है विषमपोषी। एक होता है स्वपोषी और दूसरा क्या होता है, तो विषमपोषी। अब बात आता है कि स्वपोषी किसको बोलेंगे, यानी स्वपोषी किसको बोलेंगे। तो चलिए समझते हैं स्वपोषी के बारे में। तो स्वपोषी होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे, तो स्वपोषी कहेंगे। तो बताइए ऐसा कौन जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो आप लोग के दिमाग में मतलब समझिए कि काम नहीं कर रहा होगा अच्छे से। यानी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लगभग तो सभी बनाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सिर्फ बनाता है पेड़ पौधा मेरे भाई। सिर्फ कौन बनाएगा, तो पेड़ पौधा ही ऐसा है
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बाकी जो है सब किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे समझते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे, तो स्वपोषी कहेंगे। और इसके अंदर एक और पॉइंट है, यानी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधा भोजन बनाता है। यानी इसका एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो क्या होगा, तो पेड़ पौधा हो जाएगा। यानी पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर अपना भोजन स्वयं बना रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। जैसे आगे हम आपको बता रहे हैं, जब प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया से बनता है, अगला पॉइंट है इसके अंदर ही समझिएगा। बोला है कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन बनाते हैं। यानी अकार्बनिक पदार्थ होता है लेकिन उसके बाद कैसा भोजन बन जाता है, तो कार्बनिक। आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से बनता है। पहले हम लोग समझते हैं विषमपोषी के बारे में। चलिए, विषमपोषी जस्ट स्वपोषी के उल्टा हो जाएगा। जैसे इसको में बोला जाएगा कि जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी विषमपोषी में हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, दूसरे पर आश्रित रहेगा। यानी कहने का मतलब है खुद से अपना भोजन कभी भी नहीं बनाएगा मेरे भाई। जिसे समझिएगा, तो कौन कौन ऐसा जीव है जो खुद से भोजन नहीं बनाएगा, तो मानव सहित जितना भी जीव जंतु हो गया, मानव सहित जितना भी लगभग जीव जंतु हो गया, सब के सब क्या है, तो विषमपोषी है। जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इस सब जो है क्या है, तो बोलेंगे कि विषमपोषी है कि नहीं है। बकरी हो गया, इस सब क्या है, तो विषमपोषी ही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं। यानी अब बात आता है कि अगर ये भोजन स्वयं नहीं बनाता है तो क्या करेगा, क्या खाएगा, तो एक किसी न किसी पौधों को खाएगा या फिर अन्य जानवरों को खाएगा। जैसे आदमी के ही सोच लीजिए, जैसे आदमी क्या खाता है, चावल खाएगा, गेहूँ खाएगा, ये सब से जो भी पदार्थ बनता है उसको खाएगा। तो समझिए कि चावल कहाँ से आता है, चावल किसी न किसी पौधा से आता है, धान से आता है, तो भी एक पौधा है। अगर पौधा है तो समझिए कि पौधा है तो दूसरे पर निर्भर है। यानी आदमी भी खुद से भोजन नहीं बना रहा है, इसका मतलब है कि दूसरे पर निर्भर है। अगर दूसरे पर निर्भर है तो क्या कहेंगे कि आदमी क्या है, तो विषमपोषी है। कौन पोषी है, तो बोलेंगे विषमपोषी। इसका एक और नाम होता है, लिख सकते हैं परपोषी। बहुत लोग को दिक्कत हो रहा होगा, इसको परपोषी भी कह सकते हैं। विषमपोषी का दूसरा नाम परपोषी। चलिए, एक एग्जाम्पल है इसमें, बोला है कि कार्बनिक भोजन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है। यहाँ जो है कार्बनिक भोजन को प्राप्त करके क्या करता है, तो ऊर्जा प्राप्त करता है। अब सब बताइए कि स्वपोषी और परपोषी क्लियर हुआ कि नहीं, स्वपोषी और परपोषी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहला बात था क्या, स्वपोषी, और एक था परपोषी, जिसको विषमपोषी भी कह सकते हो, परपोषी। चलिए समझिएगा, स्वपोषी होगा वैसे जीव को कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहेंगे, तो परपोषी कहेंगे। अब बात आता है कि कौन सा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, तो सभी हरे पौधे। क्या होता है, सभी हरे पौधे। सभी जो हरे पौधे हैं मेरे भाई, उस सब के सब क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सभी हरे पौधे स्वपोषी हो जाएंगे। सभी हरे पौधे क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। और बात आता है परपोषी के बारे में, तो सभी जो जीव जंतु है उस सब के सब क्या है, तो परपोषी है। जीव जंतु और क्या, खुद आदमी, यानी बोल सकते हैं खुद मानव, ये भी क्या है, तो ये भी एक परपोषी है कि नहीं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब आगे और समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या है। जो पेड़ पौधा है स्वपोषी होता है, और स्वपोषी जो होता है ये पेड़ पौधा अपना खुद भोजन बना लेता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण। तो समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, किसे बोलते हैं, ये कैसे होता है। चलिए इसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण
समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक, मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है उसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा कि नहीं होगा, आपसे सवाल है। तो बोलेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जल भी होना चाहिए। उसके बाद पौधा के भोजन बनता है। उसके बाद क्या बनता है, तो पौधा के भोजन बन जाता है मेरे भाई। उसके बाद पोषण की क्रिया हो जाता है, यानी भोजन बन जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में वहाँ पर भोजन उसको मिल जाएगा। जैसे फिर से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरी है जी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी क्या क्या है। तो बोलेंगे सबसे पहले सूर्य के प्रकाश क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, यानी सूर्य प्रकाश। अगर सूर्य के प्रकाश मिल गया तो और क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल, समझिएगा क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल हो गया तो उसके बाद और क्या चाहिए इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, इसके साथ साथ जल भी चाहिए। अगर इतना चीज़ मिल रहा है पेड़ पौधों को तो समझिए कि अपना भोजन बना लेगा खुद से। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुआ तब पेड़ पौधे के भोजन बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी और भोजन का निर्माण भी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी ये सारी चीज़ है तो भोजन के निर्माण हो जाएगा। अब एक बात आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो होता है पत्तियाँ में से ही निकलती है। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। चलिए हम लोग अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब आगे आने के बाद समझिएगा कि मानव पाचन तंत्र एवं मुख्य एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपके किताब में मानव पाचन तंत्र एवं मुख्य एंजाइम, यानी मानव के पाचन तंत्र क्या है और उसमें कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले पाचन के लिए कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से। सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, तो मुख से। उसके बाद कहाँ जाएगा, तो अन्न नली में। उसके बाद आपका खाना कहाँ जाएगा, तो आमाशय में जाएगा। उसके बाद छोटी आंत में जाएगा। उसके बाद बड़ी आंत में, और अंत में कहाँ चल जाएगा, तो मलाशय में चल जाएगा। समझ गए कि नहीं, ये पाचन तंत्र के भाग है। सबसे पहले आप भोजन लेते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, तो सबसे पहले मुख में लेते हैं। उसके बाद अन्न नली में चला जाता है। उसके बाद आमाशय में जाएगा आपका। उसके बाद मेरे भाई छोटी आंत में, जब छोटी आंत में पहुंच जाएगा उसके बाद जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाने के बाद कहाँ चल जाएगा, तो मलाशय में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि इसमें किसमें एंजाइम पाया जाता है और कौन कौन एंजाइम पाया जाता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर मुख में बात करें हम लोग कि हमारा जो है मुख यानी मुंह, उसमें कौन एंजाइम पाया जाता है, तो मुख में एक टाइलिन नाम के एंजाइम पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या है, तो टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई कि टाइलिन नामक एंजाइम हमारा मुख में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला आपसे है आमाशय। अगला क्या है, आमाशय, यानी जो आपका आमाशय है उसमें भी एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। जिसका नाम क्या है, तो पेप्सिन, ये भी आप याद रखिएगा। एक और है तीसरा नाम अग्नाशय। जो अग्नाशय है यहाँ से भी एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम क्या है, तो ट्रिप्सिन। जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन। यानी फिर से हम लोग समझते हैं कि हमारा पाचन तंत्र का भाग मुख हो जाएगा, अन्न नली हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा। उसके बाद कहाँ कहाँ एंजाइम पाया जाता है ये आपको समझना है। जैसे आपको बताएं कि मुख में, तो मुख में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन, याद रखेंगे।
अगला है अमाशय। अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अग्नाशय, यहाँ पर ट्रिप्सिन पाया जाता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब है श्वसन, यानी श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए श्वसन आपको समझाते हैं। तो बोला है श्वसन कि भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करना। जो श्वसन है वो कैसे प्राप्त होता है? तो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। भोजन के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं, पहला चैप्टर में ही पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। चलिए समझते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जो श्वसन है मेरे भाई, ये दो प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती है उसको समझते हैं। पहला है वायवीय श्वसन। पहला क्या है? तो वायवीय श्वसन। इसका नाम है वायवीय श्वसन। इसका मतलब ही है वायवीय, मतलब ये जो वायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में। ये जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो इसका एक परिभाषा जब लिखने को आ जाए कि वायवीय श्वसन क्या है, तो सिंपल भाषा में लिखेंगे वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, श्वसन के वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होती है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। जस्ट इसका उल्टा है अवायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, मतलब कि ये वायु की उपस्थिति में घटित नहीं होगी। बोला भी गया है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अनुपस्थिति का मतलब होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि मानव श्वसन तंत्र एवं वायु कोश का कार्य क्या है। यानी मानव के जो श्वसन तंत्र है उसका हम लोग क्या समझेंगे? तो वायु कोश समझेंगे और उसके कार्य समझेंगे। तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र का भाग होता है नाक। सबसे पहला क्या होता है? नाक। आप सांस लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो नाक में जाता है। उसके बाद मेरे भाई कहाँ जाता है? तो ग्रसनी में जाता है। सबसे पहले नाक में, उसके बाद कहाँ जाएगा? तो ग्रसनी में जाएगा। उसके बाद आपको कंठ में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो ग्रास नली में जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सांस की बात हो रहा है, सांस के। उसके बाद ब्रोंक्स में, ग्रास नली के नीचे वाला जो भाग है उसको ब्रोंक्स कहा जाता है। उसके बाद ब्रोंकियोल में जाएगा और उसके बाद कहाँ चल जाएगा? तो वायु कोश में चला जाएगा। उसके बाद कहाँ चला जाएगा? वायु कोश में। इस सब प्रक्रिया के द्वारा जो श्वसन तंत्र है ये कंप्लीट होता है। आगे समझिएगा। यहाँ से गैस एक्सचेंज, वायु को सही क्या है? तो वायु कोश यहाँ से क्या होगा? तो समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का होगा तो बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा और यहाँ से जो है ऑक्सीजन रक्त में पहुँचता है। ऑक्सीजन रक्त में पहुँचता है। ये सब देख रहे हैं आप लोग। ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगा? तो रक्त में पहुँचेगा। चलिए ज़्यादा ज़रूरी ना है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग परिवहन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? तो परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। चलिए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझिएगा। रक्त के घटक, यानी रक्त के घटक कौन कौन है? रक्त के घटक कौन कौन है? तो मुख्य रूप से रक्त में ये सारे घटक पाया जाता है। सबसे पहला घटक की बात करें तो आरबीसी। क्या पाया जाता है? तो आरबीसी, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। यानी आरबीसी का जो कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। यानी रेड वाला जो आपका ब्लड होता है, रेड वाला आपका क्या होता है? तो ब्लड होता है। वही क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। उस रक्त का नाम क्या है? तो आरबीसी। क्या है? आरबीसी, यानी रेड ब्लड वाला ले जाएगा। उसके बाद बात आता है डब्ल्यूबीसी का क्या काम है हमारे शरीर में?
तो मेरे भाई WBC का जो काम है वो रोगों से रक्षा करता है। रोगों से क्या कराता है? तो रक्षा करता है। यानी कह सकते हैं कि रोगों से लड़ने वाला क्या है? तो हमारा WBC है। क्या है? तो WBC। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या आता है? तो प्लेटलेट्स आता है। ये क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमाता है। ये रक्त के क्या करता है? तो थक्का जमाता है। मतलब समझिए कि प्लेटलेट्स के अगर कमी हुआ तो जहाँ से आपको समझिए कि रक्त निकल रहा है थक्का नहीं जमेगा तो डायरेक्ट निकलते रह जाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यानी रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स क्या करता है? तो मदद करता है। उसके बाद आता है एक प्लाज्मा। प्लाज्मा की क्या भूमिका है इसको समझिए। तो पदार्थों का ये क्या कहलाता है? तो परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पदार्थों का क्या करेगा मेरे भाई? तो पदार्थों का परिवहन करेगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन लगभग 2 तरीके से होता है। पौधों में परिवहन देखें हम लोग तो कितने तरीक़ा से होता है? तो 2 तरीक़ा से। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है मेरे भाई? तो समझिएगा ये पेड़ पौधा में होगा और क्या करेगा? तो जल एवं खनिज लवण का क्या कराता है? तो परिवहन करता है। यानी जल और खनिज लवण का क्या करेगा? तो परिवहन करेगा। उसके बाद एक भोजन को परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम। याद रखेंगे इसको किस तरीके से। इसको मतलब नहीं समझ रहे हैं आप? जैसे समझिए कि जल और क्या है? खनिज लवण। जल और खनिज लवण अगर पेड़ पौधों को खनिज लवण और जल की आवश्यकता होगा तो वहाँ पर किस ऊतक का काम होगा? तो ऊतक का काम होता है जाइलम ऊतक। उसको क्या करेगा? तो जल और खनिज लवण ला कर देगा। उसके बाद अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? तो ये भोजन को क्या करता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। कौन करता है? तो बोलेंगे फ्लोएम। अगर जल और खनिज दोनों के बात आए कि जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो बोलेंगे जाइलम करता है। कौन करता है? तो जाइलम करता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है उत्सर्जन तंत्र एवं नेफ्रॉन। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? इसके बारे में समझिएगा। उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझिए। उत्सर्जन के मतलब होता है कोई ना कोई पदार्थ का निकलना। कोई ना कोई पदार्थ का निकलना, उसका मतलब क्या होगा? तो उत्सर्जन होगा। जैसे वृक्क, जिसको बोलते हैं हम लोग किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या है? तो इसको समझिए कि किडनी का काम क्या है? तो ये भी एक तरीके से फिल्टर करता है कि नहीं करता है? यानी यहाँ से भी उत्सर्जन की क्रिया होता है। उसके बाद मूत्रवाहिनी। उसके बाद क्या है? मूत्रवाहिनी। जो आप यूरिन का विसर्जन करते हैं वो किस तरीके से होता है? तो यहाँ से निकलेगा वृक्क से। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो मूत्रवाहिनी में जाएगा, जिसको यूरेटर कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो मूत्राशय में जाएगा। उसके बाद मूत्र मार्ग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो मूत्र मार्ग में चला जाता है। उसके बाद यूरिन का विसर्जन होता है। जैसे सबसे पहले वृक्क से निकलेगा किडनी से फिल्टर करके। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो मूत्रवाहिनी में जाएगा। मूत्रवाहिनी के बाद मेरे भाई मूत्राशय में चला जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल जाएगा। और इसका जो नेफ्रॉन है, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन क्या है? तो क्रियात्मक इकाई है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि यहाँ हम लोग पढ़ें तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या क्या हम लोग पढ़ें अध्याय 1 में। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे जय परकर्म के बारे में आपको पढ़ाएं। लाइफ प्रोसेस क्या है ये आपको सीखने को मिला यहाँ से। फिर आपको बताएं कि पोषण क्या है, पोषण क्या है उसके बारे में पढ़ाएं। नेफ्रॉन के भी जानकारी दिए। श्वसन के बारे में भी हम लोग पढ़ें। परिवहन क्या होता है ये भी पढ़ें। और उत्सर्जन के बारे में भी पढ़ें। तो यहाँ से इतना सारी बातें हमको सीखने को मिला।
अब हम लोग समझते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास है, यहाँ से कौन कौन ऐसा प्रश्न बनता है जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा। तो सबसे पहला आप लोग को यहाँ से प्रश्न बनना है जिसका नाम है कि जैव प्रक्रम क्या है। बहुत बार पूछा भी गया है कि जैव प्रक्रम क्या है, पहला प्रश्न बनेगा। उसके बाद बन सकता है कि पोषण के प्रकार लिखिए, तो पोषण के प्रकार कैगो हो जाएगा, तो 2 तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, बताया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी बताएं हम लोग। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर ये भी समझाया गया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स के कार्य भी बताया गया। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर भी बताएं हम लोग, और नेफ्रॉन का कार्य भी समझें। ये इतना हम लोग को इस क्लास से सीखने को मिला। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन हम आपके लिए एक नए वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए समझिए कि ज़रूरत फ़ायदेमंद करेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।